पीवाईक्यू देखिए आप। पीवाईक्यू क्या कह रहा है? वही टॉपिक है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट के प्रयास, उनमें जो इशूज आते हैं वो, और क्रियान्वयन करने के दौरान जो भी इशूज हैं वो, प्लस आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या क्वेश्चन पूछा, क्या डाल दिया इसमें? डिजिटल भारत का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल इंडिया? आईसीटी से भी रिलेटेड है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप पॉलिसी भी है। ठीक है, फिर क्या पूछा और क्यों पूछा है इसमें बताया गया। फिर क्या पूछा, सरकारी नीतियों के संदर्भ में आईसीटी यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिर क्या पूछा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का उपयोग सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए चर्चा कीजिए। और फिर इसमें गति शक्ति पूछता है, जो ई गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। ये यूपीएससी पूछ रहे हैं, माफ करना। तो गुड गवर्नेंस, पी गवर्नेंस, यूपीएससी ने यहाँ पे सवाल पूछा। और उसके बाद अलग अलग सेवाओं के बीच में कह रहे हैं कॉपरेशन कैसे हो सकता है। फिर स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फिर यहाँ पे आ जाइए आप। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर मतलब ई गवर्नेंस पे फिर से आ गया। फिर यहाँ पे प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी, वही सब गवर्नेंस वाले चैप्टर से सब कुछ। प्रोडिक्शन क्या है यूपीपीसी 2024 के मेंस के लिए? ई गवर्नेंस और आईसीटी। रीजन हर साल पूछा जाता है। अगर आपने पीवाईक्यू भी ठीक से देखा हो, यूपीएससी के पुराने सवालों को अगर छोड़ दिया जाए, अगर यूपीपीसी की बात कर लो या यूपीएससी के नए प्रश्नों की बात कर लो, तो एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रश्न तीन चीज़ों से हैं। एक है आईसीटी, दूसरा है गुड गवर्नेंस, और तीसरा है ई गवर्नेंस। आईसीटी, गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, यही तीन ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बार बार सवाल पूछा जा रहा है। तो हम पढ़ेंगे आज यही तीन टॉपिक। ठीक है भाई, ये समझ में आया? गवर्नेंस, ओके। नाउ गुड गवर्नेंस। आपको तीन टाइप का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, ये तीन टाइप का भैया डेफिनेशन में से बीच वाला जरा देखो तुम, ये वाला देखो। ये क्यों दिया है? निबंध के लिए। गुड गवर्नेंस या सुशासन भारत की प्राचीन संस्कृति और लोकाचार की विरासत है। बौद्ध धर्म के गढ़ संघ, चाणक्य के अर्थशास्त्र, सिंधु घाटी के दौरान नागरिक नियोजन आदि के माध्यम से प्राप्त लोकतांत्रिक मूल्य विरासत में मिले ज्ञान है जो बेहतर शासन को सक्षम बनाते हैं। गुड गवर्नेंस इज a legacy of India's ancient culture and those democratic values derived through गढ़ संघ of Buddhism, चाणक्याज अर्थशास्त्र, civic planning of Indus Valley are inherited knowledge that enables better governance। ये कहाँ यूज करोगे? ये वहाँ यूज करोगे जहाँ पे आपका निबंध का कोई एस्पेक्ट गवर्नेंस से छुएगा। मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है निबंध का जहाँ पे गवर्नेंस की किसी एक थेरी में, किसी एक आर्गूमेंट में भारत की महिमा मंडन करनी है, एंशियंट एरा से कुछ तो भी आपको इंस्पिरेशन लेना है, वहाँ पे यूज करना। बाकी जो दो मॉडल हैं वो आप जीएस में यूज करना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख दिया है इसलिए। कहाँ यूज करना है? नहीं, कहीं भी यूज करोगे, जीएस में नहीं यूज करना है इसे। तो बाकी दो जो हैं, गुड गवर्नेंस, सुशासन वह शासन प्रणाली है, दो लाइन का खाली है, जो पारदर्शी, जवाबदेह, समानतापूर्ण, उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रभावी। कीवर्ड सारे ध्यान रखना। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह अकाउंटेबल, समानतापूर्ण मतलब इक्विटेबल, उत्तरदायी अकाउंटेबल, समावेशी इंक्लूसिव, सहभागी पार्टिसिपेटरी, प्रभावी मतलब इफेक्टिव। ढंग से नागरिकों को सेवाएं प्रदान, नागरिक में सब आगे, बिजनेस भी आगे। यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन ये अंग्रेजी का टर्म है तो थोड़ा सोचा हिंदी वाला भी, सरकारी अभाव किंतु दबाव और प्रभाव बना रहता है, इस तरीके से। ठीक है, गुड गवर्नेंस इज a system of governance that is transparent, accountable, equitable, responsive, inclusive, participatory, and provides services to citizens in an effective manner. Here there is minimum government and maximum governance, that is lack of government but pressure and influence are maintained। ऐसा। दूसरा तरीका जो डीओपीटी कहता है, क्या कहता है? सुशासन को यानी गवर्नेंस को, बेटर गुड गवर्नेंस को निर्णय लेने की प्रभावी और कुशल प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा नागरिकों के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए निर्णयों को लागू किया जाता है या नहीं लागू किया जाता है। कई बार जनविश्वास जैसा बिल भी आ जाता है कि कानून ही हटाना पड़ता है। ये कब लिखना है? एक ही सवाल में मान लो दो टाइप के गवर्नेंस आ गए, दो टाइप के गवर्नेंस के क्वेश्चन आ गए। ये सब बता दे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ पे रियल टाइम में प्रॉब्लम एक्चुअली आती है। 2021 का यूपीपीसीएस का पेपर देखो, 4-4, 5-5 सवाल एटीट्यूड के हैं। तो एटीट्यूड का कोई एक ही डेफिनेशन रट के गया होगा तो कोलैप्स कर जाएगा, वही घुमा घुमा के लिखेगा। तो अगर मान लो दो सवाल आ गए जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली डील करते हैं इससे, क्या करोगे? तो आपको 2-3 डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है,
ये हो गया। अब आगे, अब कोर प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। दुनिया में कोई भी, हाँ बोलिए सर। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब इसका टेक्निकल अच्छा, मीनिंग? एक्चुअली अच्छा सवाल है। जो ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंस है, जो गवर्नमेंट की प्रेजेंस है, गवर्नमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर्स, मशीनरी है। गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब है ना, स्टाफ, ये सब। जी। इनकी जो फिजिकल जो प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस, हाँ, वो कम से कम हो। क्योंकि मॉडर्न जो वेलफेयर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है या उनके जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनकी ज़्यादा उपस्थिति काम को फैसिलिटेट नहीं करती बल्कि रोकती। लाइसेंस राज क्या था? गवर्नमेंट की ज़्यादा उपस्थिति थी। एक कहावत सुने हो, देयर इज नो बिजनेस इन बिजनेस। तो मॉडर्न जो कैपिटलिस्ट जो अप्रोच है, ब्यूरोक्रेट जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है, उसमें गवर्नमेंट की फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं होती। तो मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट पीछे से रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का रोल निभाए, गवर्नमेंट पीछे से एनेबलर का रोल निभाए, गवर्नमेंट आगे ना उपस्थित रहे, गवर्नमेंट का इनविजिबल हैंड रहे। बात समझ रहे हो? नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट का, दैट लाल फीता साइड डिफरेंट थिंग, वो डिले करता है नेसेसरी। गवर्नमेंट एनेबलर है, गवर्नमेंट रेगुलेटर है, गवर्नमेंट का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। गवर्नमेंट इनविजिबल है, इनविजिबल हैंड से काम करती है। ठीक है, मतलब उसकी उपस्थिति है, मैंने क्या लिखा, अभाव। गवर्नमेंट का अभाव है लेकिन दबाव और प्रभाव बना है। मतलब गवर्नमेंट है नहीं, बट उसका उसकी प्रेजेंस और उसकी एफिकेसी बनी हुई है गवर्नेंस के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एम्पावरमेंट के माध्यम से, डिलीवरी के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से। गेटिंग? जी सर। ऐसा, इसीलिए 15% की सीलिंग लगाएगी। और मोदी गवर्नमेंट ने अपने पहले कार्यकाल में क्या कहा था कि हम ज़्यादा मंत्री नहीं बनाएंगे। जितने कोटे में मंत्री, कितना 15% है ना, 15% से भी कम बनाया था उन्होंने। और कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अपने ज़रूरतें होती हैं, दबाव होते हैं, जिसकी वजह से मंत्रियों की संख्या बढ़ानी पड़ती। बट अच्छा होता कि कम मंत्री होते, कम ब्यूरोक्रेट होते, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता जैसे प्रगति पोर्टल है, इस तरीके के पोर्टल्स होते, ब्यूरोक्रेट्स निगरानी करते। क्यों मंत्री की निगरानी करनी चाहिए? पता लगता है एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एक सीईओ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सीईओ सिस्टम है। फिर पता लगता है उसका एक बोर्ड है, उस बोर्ड में डायरेक्टर्स हैं। फिर पता लगता है उसका एक चेयरमैन है। फिर इसके ऊपर एक एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। फिर उसके ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा उस डिपार्टमेंट का, लेकिन ऐसा है। और फिर उसका जो ब्यूरोक्रेट है, जो सीईओ है, वो पिस जाता है। चेयरमैन अलग प्रेशराइज करता है, डायरेक्टर अलग करते हैं, एमओएस अलग करता है, कैबिनेट मिनिस्टर अलग करता है, काम नहीं कर पाता कभी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो मित्रों, ये जो सुशासन के मुख्य सिद्धांत हैं, इसका ये जो प्रैक्टिस मॉडल है ना, ये सिविल सर्विसेज के किसी भी कचरे कंटेंट में आपको मिल जाएगा। तो कई बार कचरे कंटेंट में जो चीज़ें होती है वो भी देना ही पड़ता है, जो कि उसके बिना फोमो हो जाएगा और हर कोई लिख रहा है। तो ठीक है, कभी तो आप कोट कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको यूज कैसे करोगे। मैंने भी डाल दिया प्रैक्टिस मॉडल, हालांकि मैंने स्मार्ट मॉडल भी डाला है, समाधान मॉडल भी डाला है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करोगे, एग्जाम्पल्स वगैरह दे देना। जैसे ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस में आपको मैंने बेसिक बेसिक बातें बताई। गवर्नेंस क्या है, डेफिनेशन बताया। अब गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस के क्या मॉडल है, अगर सवाल पूछ लिया जाए, जो पूछा भी है, कि जो प्रभावी गवर्नेंस है, प्रभावी प्रशासन है, उसके मुख्य तत्व कौन कौन से, की एलिमेंट कौन कौन से। तो आप स्मार्ट मॉडल दे सकते हो जो नीचे दिया है मैंने, या फिर आप चाहो फोमोफिल हो रहा मगर वाला प्रैक्टिस लिख रहा है तो प्रैक्टिस मॉडल दे देना। लेकिन वो खाली प्रैक्टिस लिखेगा, तुम प्रैक्टिस में ना क्या करना, एक एक कीवर्ड लिखने के बाद एग्जाम्पल्स देना, लंबा मत खींचना, एक पेज का, एक पैरा का, एक एक एग्जाम्पल खाली। जैसे ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि जो नागरिक हैं उनके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो सिक्रेसी है, सिक्रेसी शुड बी क्या, एक्सेप्शन, ट्रांसपेरेंसी शुड बी रूल। ठीक, उसके लिए डिजिटाइजेशन है, उसके लिए आरटीआई, अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है कि
लोकपाल जैसी चीज़ें, ग्रीवांस रिड्रेसल जैसे सिस्टम जिसको कहते हैं, सीपी ग्राम्स वगैरह गवर्नमेंट लेके आई है। सीपी ग्राम्स, ई निवारण, ये सब ध्यान रखो, आपको एथिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, गवर्नेंस का काफ़ी कुछ एथिक्स में है। ई निवारण, सीपी ग्राम्स, जन सुनवाई, और कर्नाटका का कौन सा मॉडल है, महाराष्ट्र का मॉडल है, वो भी ध्यान रखना, काफ़ी चर्चा है उसकी। पार्टिसिपेशन, ये इसी प्रैक्टिस का जो निमोनिक है ना, उसी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, बट सीरियल खाली उल्टा हुआ है। पार्टिसिपेशन 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसीलिए आया था, उसको मैंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लिखा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिकली साउंड कंट्रीज हैं, उन सब में आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी मिलेगी आपको। और आज आपको बताऊंगा ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए हमारे कैग ने क्या कदम उठाया है और वो इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला है, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर सकते हो। प्रशासन गांव की ओर, मोदी गवर्नमेंट का एक प्रयास है, और प्रधानमंत्री का स्पीच का मैं वो देख रहा था, तो वहाँ में प्रशासन गांव की ओर का आह्वान करते हैं। तो ग्रास रूट जो लेवल पे डेमोक्रेसी है, जब तक वो नहीं जाएगी, जब तक गवर्नेंस अंतिम छोर तक नहीं पहुँचेगा, और अंतिम छोर भारत का गाँव में बसता है, तब तक गुड गवर्नेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए प्रशासन गाँव की ओर, ऐसे लिख देना अंग्रेजी वाले बच्चों, हाँ इस बार हिंदी वालों को नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी वाले मित्र, प्रशासन गाँव की ओर, और अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ऊपर क्या लिखा था, निर्णयों को लागू किया जाता है या नहीं लागू किया जाता है, उसका एग्जाम्पल। अब रूल ऑफ लॉ बहुत आपको पता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन रूल ऑफ लॉ में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होती। पहला, इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत मजबूत होते। डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते थे लोकतंत्र बचेगा नहीं, रूल ऑफ लॉ बचेगा नहीं अगर इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हुए। क्यों? क्योंकि कानून का सम्यक अनुपालन, इफेक्टिव और इक्वल इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए वी नीड रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस, मजबूत संस्था चाहिए। कोर्ट कमज़ोर हो जाएगी, 35 करोड़ लेके न्याय देने लगेगी, तो कैसे काम चलेगा? या ब्यूरोक्रेट 5% या 15% कमीशन खा करके अगर काम करने लगे और उसके लिए मुकम्मल डिटरेंस ना हो, एंटी करप्शन की मैकेनिज्म ना हो, तो कैसे गवर्नेंस संभव हो पाएगा? दैट्स वाई रूल ऑफ लॉ इज मस्ट। BNS कॉलोनियल हैंगओवर को उतारने के लिए, लॉज को, क्रिमिनल लॉज को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया है। दैट आल्सो एम्पावर्स एंड मेक रूल ऑफ लॉ बेटर। संस्थाओं की मजबूती, अब ये डिबेटेबल प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे OBC कमीशन जो था, बैकवर्ड कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, और इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जिनको भी अमेंडमेंट करके एम्पावर वगैरह करने की कोशिश चलती रहती है। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसका मैं एग्जाम्पल दे पाऊँ सिवाय इसके, इसीलिए मैंने इसमें एग्जाम्पल में खाली संस्थाओं की मजबूती डाल दिया, क्योंकि आरोप लग रहा है कि संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल देना, टेक्निकल एग्जाम्पल, गलती ना हो जाए, इसलिए इसमें सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, समानता और समावेशिता, प्रधानमंत्री का जो विजन है और जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लिख के आना इसको। अंग्रेजी वाले अंग्रेज मत बनना, ऐसे लिखना, सबको समझता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि अतिरिक्त अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं, मन नहीं करना है, जो जैसे है उसको वैसे लिखो। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो, बहुत क्रिटिकल टेक्निकल हो तो ब्रैकेट में अंग्रेजी लिख दो। ठीक है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये क्या है? ये गवर्नमेंट का मोटो है, ये गवर्नमेंट का विजन है, दैट सीक टू एंश्योर इंक्लूसिविटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
म्यूचुअल ट्रस्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तकनीक का लोकतांत्रिकरण। आपको अंदाजा भी है कि भारत में भले मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी के बाद डेटा का रेट बढ़ा दिया, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, बट भारत में पर जीबी डेटा 0.15 पैसे, 0.15 पैसे नहीं, $0.15 पर जीबी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्रीज में $3 से $4 पर जीबी डेटा। तो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल जो सर्विस है, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक जो सर्विसेज हैं, उनको आपने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया। उसके अलावा स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, या फिर जो भी आईसीटी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई टूल्स हों, उन सब को आपने कस्टम ड्यूटी कम की, टैरिफ बैरियर कम किए, असेंबलिंग भारत में की, उनको फैसिलिटेट किया, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो या चाहे वो फिर और तरीके हों, ताकि आम जनता तक, अंतिम जनता तक पहुंच पाए। आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई बनाए ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर सके, सुगमता के साथ उसका यूज कर सके। आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी की, आपने फिनटेक के माध्यम से लास्ट माइल तक आप पहुँचे। इट्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का लोकतांत्रिकरण है। कीवर्ड जानबूझ करके बोलता हूँ लिखने के लिए, बाकी फॉर्डर और बोल वचन हर कोई लिखेगा जो कभी पढ़ा नहीं जाएगा। तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास 100 पेज का नोट्स होगा, वो किसी काम का नहीं है अगर उसमें बहुत अच्छे कीवर्ड्स और उसके लिए एक साफ सुथरा आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि खाली कई बार कीवर्ड होने से काम बनता नहीं। कई लोग 3A 3B 3C 3D परोस देते हैं और उनको लगता है वैलिडेशन हो गया। एग्जामिनर एक लेवल के बाद बोझ से ऊब जाता है, उबासी आने लगती है उन चीज़ों से। थोड़ी ताजगी बने रहने तो हर जगह 3ABCD नहीं यूज करना। मैंने भी किया है, लेकिन मैं बचता हूँ। ऐसा नहीं मुझे नहीं आता है, वो क्या है, एक क्लिक पे 1000 कंटेंट अवेलेबल हैं, ABCD कर दो, नहीं करता हूँ। थोड़ी ऑर्गेनिक कंटेंट रहना चाहिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी डाल देना एग्जाम्पल। कंसेंसस ओरिएंटेड, आपको पता है 5th और 6th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो कंसेंसस ओरिएंटेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ताकि जिनकी जंगल आप ले रहे हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, उनसे आप पूछें तो कि आपको ज़रूरत है क्या, अगर हाँ तो ही आप कीजिए, और अगर हाँ तो किस तरह से करना है। इसीलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर जंगल कटेगा, फैक्ट्री लगेगा, तो किसको फ़ायदा होगा, कितना होगा, किसको नुकसान होगा, कितना होगा, एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट कि ये नॉर्म्स कमज़ोर हुए हैं। तो आप लिखिए कि कंसेंसस ओरिएंटेड में सोशल ऑडिट है, EIA है, SIA है, जनता के साथ संवाद, ड्राफ्ट बिल है, पब्लिक ओपिनियन को पूछा जाना है, ठीक है। ऑल द फीचर दैट डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैरीज, वो सब इसमें। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने वहीं ABCD इस्तेमाल कर लिया है, माफ़ करना, बट ज़रूरी था। 3D, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डिग्निटी। आपका ये सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता का पेट भरे, जनता को भूखा नहीं रहने दे। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। सेवा आपके द्वार, सेवा आपके द्वार इज नॉट चैरिटी। एक क्लिक पे आपने फ़ोन किया और गवर्नमेंट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे, एम्बुलेंस आ जाए, सोशल सिक्योरिटी के होने की वजह से आपको अस्पताल में पहुंचाया जा सके, आपकी डिग्निटी इंश्योर रहे। ऐसा ना हो कि आपको राशन लेने के लिए भीख मांगना पड़े और कलेक्टर के पास जाकर गिड़ाना पड़े कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना। क्यों होना चाहिए ऐसा? डिग्निटी मेंटेन करते हुए डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट लेके आना है। और सर्विसेज जो हैं, जो भी आपको मिल रही हैं, किस अप्रोच के साथ हो, माफ़ करना भूल गया लिखने के लिए, आप लेक्चर से यहाँ नोट कर लीजिएगा। वो हो वेलफेयर, वो हो राइट बेस्ड अप्रोच, न कि वेलफेयर बेस्ड अप्रोच। आपका अधिकार है वो। और
आप जो भी क्वेरी, आप जो भी ग्रीवांस रेज करते हैं, सरकार उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको इग्नोर नहीं कर रही है। ये तो बेसिक हो गया गुड गवर्नेंस का। मुझे लग रहा है आप इसको कर लेंगे। आगे अब देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सवाल भले नहीं पूछा है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछ ले भारतीय संविधान में सुशासन से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, या संविधान को दृष्टिगत रखते हुए कंसिडरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट ऑन गुड गवर्नेंस, इस तरीके का सवाल अगर ना भी पूछे तो भी ये GS2 का पेपर है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, फंडामेंटल राइट और DPSP के आर्टिकल्स अगर कोट कर देंगे तो उसका प्रभाव कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बजाय उसके जो 3 ABCD खाली कर रहा है। ठीक है, संविधान में क्या प्रावधान है गुड गवर्नेंस रिलेटेड? फंडामेंटल राइट, गुड गवर्नेंस में आपको बताया था इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद की सिविल लाइन में सड़कें और सिविल लाइन बनेगा। अंग्रेजों के समय यही हुआ था, जहाँ जहाँ सिविल लाइन हुआ करता था वहाँ वहाँ सिविल लाइन होते थे, वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होता था, वहाँ वहाँ सारी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती थी। छोटा बगाड़ा, पक्का बगाड़ा, और उधर कुछ नहीं होता था, बाढ़ में पानी भर जाता था। स्वतंत्रता हो, जीवन का स्वातंत्र्य हो, एक्सप्रेशन का स्वातंत्र्य हो, न्याय हो, एगलिटेरियन सोसाइटी हो, सर्विसेज हो, डिग्निटी हो, डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेसी हो। आर्टिकल 12 से 35 में इसके कई सारे पार्ट्स में मेंशन है। ये DPSP भी सेम चीज़ कहता है। आर्टिकल 38 कहता है भाई इनकम इक्वलिटी हो, यानी सबका इक्वलिटी हो, एगलिटेरियन सोसाइटी बने। तो ये सब भी गवर्नेंस के एग्जाम्पल हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन भी होनी चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में। अच्छे गवर्नेंस के लिए रोबस्ट इंस्टीट्यूशन या मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, ऊपर चेष्टा भी दिखाया था। अच्छे सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए मजबूत संस्थाओं का होना एक प्री कंडीशन है, आवश्यक शर्त है, पूर्व शर्त, प्री कंडीशन है। और इसी प्री कंडीशन को पूरा करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG जैसे प्रावधान किए, ताकि इंस्टीट्यूशन मजबूत रहें, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इनकी वजह से। ठीक, सरकार ने भी कुछ प्रयास इसके लिए किए हैं, वो देख लेना। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्या है, ई गवर्नेंस और ICT के जो उद्देश्य हैं, गुड गवर्नेंस के जो उद्देश्य हैं, वो बताते हैं आपको यहाँ पे। भारत में ज़रूरत क्या है, लाभ क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। उसके पहले आप जान लीजिए ई गवर्नेंस वगैरह कितने टाइप के होते हैं, या गवर्नेंस कितने टाइप के होते हैं। सिर्फ ई गवर्नेंस ही क्यों, गवर्नेंस कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, स्टेक होल्डर देखो, ये है गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस। इसमें जनता भी है, सिटीजन भी, इसमें बिजनेस भी, इसमें सरकार भी, इसमें बाकी अदर स्टेक होल्डर भी हैं। तो पहला है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, रिटर्न, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि 5 मिनट में रिटर्न फाइल कर दूं, टैक्स जमा कर दूं। ऐसा ना हो कि 2 घंटे तक वेबसाइट ही ना चले, ऊब जाऊं, कहूं कि भाई तुमको पैसे भी दे रहा हूँ, टैक्स भी दे रहा हूँ, तुम्हारा वेबसाइट भी नहीं चल रहा, भाड़ में जाओ। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पता चलेगा कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये मामला मान लो पास किया इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, तो पता लगता है 7 दिन लग जाए, तो वो गवर्नेंस तो है नहीं। इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पास किया, IB ने इमीडिएटली यूट्यूब को बोला ये URL है, भारत में ब्लॉक कर दो, और 2 घंटे में ब्लॉक हो गया। तो ये है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। पता चल रहा है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS, दैट वाज वेरी एम्बिशियस कॉन्सेप्ट, बट कई बार लगता है कि खाली डेटा डालने के सिवाय कुछ हो नहीं रहा है। अदरवाइज ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति क्राइम करता है एक स्टेट में और वो 4 स्टेट में और क्राइम करता है, तो 7 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही होती। CCTNS जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, इसको एग्जाम्पल में लिख देना CCTNS, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, लेकिन इसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डेटा शेयरिंग नहीं है अलग अलग राज्यों के बीच में ठीक से रियल टाइम बेसिस पे। जब उनको मांगा जाता, जरूरत होती तभी होते। ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही पोर्टल पे आप डालो किसी एक पर्सन का नाम, उसकी इमेज, तो दिख जाए अलग अलग राज्यों में कहाँ कहाँ इसने क्राइम किया है। जैसे नेटग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या है, G2G ही गवर्नेंस है। गवर्नमेंट टू बिजनेस,
जेम क्या है भाई? कुछ भी ऑर्डर देना है दे दो जेम पे। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? ई नैम क्या है? गवर्नमेंट बिजनेस को एनेबल कर रही है। ठीक है, ये सब मॉडल्स। तो अगर सवाल पूछ ले गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल क्या हैं, गवर्नेंस के अलग अलग प्रकार क्या हैं, टाइप क्या है, तो उसमें ये सब आप लिख करके कर देना। जरूरत क्या है और लाभ क्या है, एक साथ मिला दिया है इसको। अब इसको भी स्टेक होल्डर अप्रोच से तोड़ सकते हो आप। जैसे कि प्रधानमंत्री का स्पीच देख रहा था, उसमें लिखा था, इसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर देंगे, चूंकि हिंदी में फील आ रहा था उन्होंने जैसा बोला था भाषण में। सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। नागरिकों के लिए क्या फायदा है ई गवर्नेंस का? ई गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का नागरिकों के लिए फायदा है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, फैसिलिटी फॉर ऑल, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया और भारत नेट ऐसे एग्जाम्पल है। डिजिटल इंडिया सिर्फ अमीरों के लिए तो है नहीं, डिजिटल इंडिया तो सबके लिए है। टेलीकॉम कंपनी से पैसा ले करके ऑब्लिगेशन फंड में, और उसको आप भारत नेट परियोजना में लगा रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन कि भाई आप आईसीटी और ई गवर्नेंस की मदद से आपने क्या किया है? आपने इंटरनेट एनेबल किया, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फैसिलिटीज की, आपने ई मार्केट प्लेस को एनेबल किया, ये सब आपने किया। इसकी वजह से क्या है, कोई मेरे जैसा आलसी व्यक्ति रात के 11 बजे चिप्स खाने का मन है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकता है। उसको कोई सर्विस चाहिए तो घर पे बुला सकता है। अगर उसको कोई टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, तो भी अपना सेटअप लगा करके बैठ सकता है। तो सर्विसेज बहुत इम्प्रूव हुई, इसकी वजह से स्वावलंबन आया है, ईज ऑफ लिविंग बहुत अच्छा बढ़ गया है, इससे इंडिपेंडेंस आया है। और विमेन एम्पावरमेंट, आपको पता है भारत में जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसका 90% विमेन लेड। और ये 90% जो विमेन लेड है, पहले महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोई प्रोडक्ट वो बनाती थी तो वो पता लगता था कि बिकता ही नहीं था, मार्केटिंग ही नहीं हो पाती थी, प्रमोशन ही नहीं हो पाता था। कोई ट्राइबल कम्युनिटी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करता था तो बिक ही नहीं पाता था। आज स्थिति ये है कि ट्राइफेड ने क्या किया है, अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, 50 मार्केट प्लेस के साथ टाई अप करके रखा है, विदेशों तक को माल सप्लाई हो रहा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो, विमेन के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल रहा है। दिस इज व्हाट एम्पावरमेंट। तो ये जो आईसीटी और ई गवर्नेंस है, वही सब मत लिखना जो लिखा रहता है कि भाई तो कुछ तो डिफरेंट लिखो, कुछ तो डिफरेंट एग्जाम्पल दो। तो ये सिटीजन के लिए हो गया। ठीक है, और क्या है, ये तो 3 पॉइंट हो गए जो थोड़े यूनिक थे, बाकी पॉइंट वही, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, बेहतर सर्विस हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह सब लिख ही दिया है, जो जेनेरिक एग्जाम्पल है इसलिए उनको बाद में रखा है। एक्सेसिबिलिटी में पहुंच हुआ है कि पहले लैंड रिकॉर्ड वगैरह नहीं मेंटेन होते थे, अब कोई भी इमिडिएटली क्लिक करे तो वो सब लैंड रिकॉर्ड दिख जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खसरा खतौनी यूपी में, और महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड को, 7/12 एक्सट्रैक्ट, नहीं ये तो हर जगह बोलते होंगे 7/12 एक्सट्रैक्ट, ऐसा कुछ, तो ऐसा है। ठीक है, अब ये हो गया नागरिकों के लिए। तो अगर सवाल आ जाए ई गवर्नेंस से या गुड गवर्नेंस से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में किस तरह की मदद मिली, या किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट सिटीजन गॉट बेनिफिटेड थ्रू ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, डिस्कस। इस तरीके से अगर टॉपिक आए, क्वेश्चन आए, तो आप कर सकते हो इसी की सहायता से। आपको पता है ये 2 एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, 3 देता हूँ इनफैक्ट। एक जीएसटी है, जीएसटीएन, एक इनकम टैक्स रिटर्न है, और एक है डीबीटी। ये 3 एग्जाम्पल कोट करना सर्विस डिलीवरी में। जीएसटीएन ना जब बना था तो बहुत शंका हो रही थी कैसे चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट कराया, अलग अलग प्राइवेट लोगों को भी गवर्नमेंट ने एक बार तो ऐसा हुआ कि इरादा छोड़ दिया उसको सर्विस पब्लिक सेक्टर में रखने का, उसको प्राइवेटाइज करने वाली थी गवर्नमेंट, शायद अभी किया नहीं उसको।
बाद में इसको बहुत अच्छा रोबस्ट बनाया और आज जीएसटी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो भी जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग हो या उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेकर के ई वे बिल तक की सर्विसेज सब इस पर मिल रही है। बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम बना है, रोबस्ट सिस्टम। इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूँ, एक ज़माना था कि लोग इनकम टैक्स भरते थे बैंक में, रिटर्न फाइल करते थे और उनका जो रिफंड होता था, मान लो 80 रुपये उनका टैक्स है, 100 रुपये बेचारों ने भर दिया बैंक में या काट लिया उनका डीडीओ ने, जो उनका टैक्स डिडक्टर है टीडीएस के तौर पे, तो 20 रुपये रिफंड हासिल करने के लिए 2 साल इंतजार करते थे। आज क्या है, 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को ठेका दिया, 4,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ और उस 4,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर से आज अगर आप अभी रिटर्न फाइल करें और आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, कोई रिफंड नहीं, 15 मिनट के अंदर आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है, डिक्लेयर सब क्लियर, अगर आपने ठीक से सब कुछ भरा है तो। और रिफंड भी है तो कुछ घंटों में रिफंड भी आ जाता है प्रोसेस होके, क्या कई बार 2-4 दिन लग जाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है तो बात अलग है अदरवाइज इतना तेज फास्ट हो रहा है और करोड़ों लोगों का ये रिटर्न फाइलिंग होता है हर साल, 4-5 करोड़ लोगों का। तो दिस इज रियली 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 गेम चेंजर। डीबीटी, करोड़ों लोगों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है। जैम टर्निटी होने की वजह से चीज़ें आसान हो गई, फिनटेक की वजह से चीज़ें बड़ी एक्सेसिबल हो गई, तो निश्चित तौर पे सर्विसेज बहुत बेहतर हुई हैं थैंक्स टू ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस। इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या फ़ायदा है ई गवर्नेंस का? इकोनॉमी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंक कोट कर देना जो लास्ट हुआ था 2020 में 63rd है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक गवर्नमेंट का डेटा देख रहा था मैं, अभी होगा तो मैं दिखाता हूँ। देखो, दिख रहा है, दिख रहा है ना? इंडिया डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूटेड टू 11.74% टू जीडीपी इन 2022-23, यानी कि इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी ने 22-23 में 31 लाख करोड़ का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया था और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बाकियों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है, समझ रहे? और ये मजाक नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और उस पर रिटर्न एक चैलेंज, वहाँ में 31 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन, 1.5 लाख लोगों को रोजगार, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार, मजाक नहीं। तो ये ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, इनकी वजह से सब संभव हो पाया है। और क्यों हुआ? क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम था। वहीं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो डिजिटल इकोनॉमी आप देख रहे हैं 31 लाख करोड़ का, वो क्यों हुआ? क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम हुआ। भारत नेट ना होता, ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं बिछी होती, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं होते, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई नहीं होते। नितिन कामत का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने लिया है जो अपने अमिताभ कांत जो वो थे, क्या नाम, सीईओ, तो वो कह रहे थे कि भाई 2020 के पहले तक कुछ लाख लोग थे जीरोधा पे, 20 के पहले, और देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर 6.5 मिलियन और लोग जुड़ गए, 60 लाख लोग जीरोधा पे। और नितिन कामत देखते देखते एक सुपरस्टार बन गए स्टार्टअप की दुनिया में, स्पेशली जो रिटेल से ट्रेडिंग होती है, और बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो नितिन कामत से उन्होंने पूछा अमिताभ कांत ने, ये कैसे हुआ? तो उनका जवाब था, पहले किसी को खाता खोलना होता था या कोई परचेज करना होता था तो नेट बैंकिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता लगता था नेट बैंकिंग का किट आ रहा है, आईडी पासवर्ड आदमी भूल जा रहा है, एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, ओटीपी नहीं बता पा रहा है। यूपीआई आ गया, 1000 रुपये का भी शेयर खरीदना है, क्लिक किया, यूपीआई से कनेक्टेड है, पैसा कट गया, कुछ नहीं करना, अंगूठा दबाते जाना है बस। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना बड़ा शेयर ऑक्युपाई कर पाना किसी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा, थैंक्स टू यूपीआई। और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। नितिन कामत इसलिए बता रहा हूँ, नितिन कामत ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बहुत वायरल हुआ था, वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर।
तो अगर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, डिजिटल इकोसिस्टम ना होता, चाहे वो शेयर मार्केट का सेटलमेंट हो सेबी के द्वारा T+1 जो किया, या चाहे यूपीआई हो, तो कभी हो पाता है पॉसिबल? तो नहीं हो पाता। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ डिजिटल इकोसिस्टम एनेबल्ड ई गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑनलाइन सर्विसेज बहुत कुछ आ जाता है, बताने की जरूरत नहीं। सिंगल विंडो सिस्टम, ऑफ कोर्स अगर कोई 15% कमीशन ना खाए ब्यूरोक्रेट, तो सिंगल विंडो सिस्टम बहुत अच्छा है। टेक्निकल आधार पर रोक देगा, बोलेगा हमारे 1% को दे देना, 5% जो भी था, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो सिंगल विंडो सिस्टम इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लाइसेंस एक जगह, परमिशन एक जगह, बिडिंग एक जगह, उसी पे सब सारे सर्टिफिकेट उसी जगह, तो बहुत फायदेमंद है। और कमीशन का भी डर नहीं। इनविजिबल हैंड की बजाय विजिबल हैंड होने लगता है तभी प्रॉब्लम होती। जिन विश्वास बिल लाया गया, मैं विवेक देवराय की बहुत मतलब मैं एक्चुअली बड़ा फ़ैन हूँ उस आदमी का। अनफॉर्चुनेटली डिमाइस, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, प्रधानमंत्री उससे बहुत प्रभावित हुए, और उनको लगा कि कॉलोनियल हैंगओवर उतारने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सारे कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। इसलिए ऊपर लिखा है, नहीं भी करना होता है कई बार। तो जन विश्वास बिल लाया गया और इसने एक्चुअली में काफ़ी हेल्प किया है। हालांकि इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, आपको पढ़ाया ही था। बाकी चीज़ें भी हैं, कंप्लायंस पोर्टल्स हैं, डिजी लॉकर जैसी चीज़ें। ये तो पहला पिलर हो गया, अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। दूसरा पिलर है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, एम्पावर्ड सोसाइटी। मैं जो कीवर्ड लिख रहा हूँ, यकीन करो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। आपको लग रहा होगा बस ऐसे ही आ जाता, नहीं आता है ऐसे। ऐसे ही खाली वो 3 ABCD आता है ना, इधर का माल उधर चिपकाना। इसके लिए एक्चुअली पढ़ना पड़ता है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पता होगा, लेकिन एम्पावर्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एक जगह लिखना है, वो भी कौन से पॉइंट पे लिखना है, कौन से टॉपिक में लिखना है, दैट नीड रियली क्रिटिकल थिंकिंग। तो एम्पावर्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी भी जो डेवलप होगी वो 31 लाख करोड़ की डिजिटल इकोनॉमी होगी। तो सोचो उसमें कितना अच्छा लोगों का जीवन स्तर होगा। आप बताओ, एक आदमी मनरेगा में गड्ढा खोदता है, उसका जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, या दूसरा आदमी जेरोधा में काम करता है, उसका जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होगा? ऑफकोर्स दूसरे का, जेरोधा वाले का। तो एम्पावर्ड सोसाइटी भी होगी, उसके पास डिजिटल टूल्स होंगे, डिजिटल सर्विसेज होंगी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी होगी, पैसा भी अच्छा होगा। और ये नॉलेज के दम पे हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। और ई गवर्नेंस सिर्फ टूल नहीं है कि आपको मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, आपको टीवी पकड़ा दिया, आपको गूगल मीट दे दिया, इंटरनेट दे दिया। नहीं नहीं नहीं, यूपीआई अपने आप में सिर्फ टूल है क्या, सिर्फ उपकरण है क्या? मोबाइल अपने आप में, स्मार्टफोन अपने आप में क्या सिर्फ टूल है क्या? नहीं, वो एनेबलर है। स्मार्टफोन सिर्फ टूल नहीं, उपकरण नहीं है, वो मदद करता है आपको जेरोधा में अकाउंट खोलने के लिए, एडमेत्रे पे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, दुनिया में रिसर्च डेवलपमेंट को देखने समझने के लिए, करने के लिए। इसलिए सिर्फ टूल नहीं है, एनेबलर भी है। प्लस ई गवर्नेंस की वजह से कनेक्टेड इकोनॉमी होती है। कैसे? जीएसटी में आपने 100 किलो तांबा बेचा, मान लो कच्चा सीट, और आपने जीएसटी दिया कहीं पे या नहीं दिया, और वो किसी और ने खरीदा, फिर किसी और ने खरीदा। तो जब इसका हिसाब होगा तब भी देखा जाएगा उसने किससे खरीदा था, उसने जीएसटी पे किया था क्या, या फर्जी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है। और फिर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने इतना सारा बेचा, आपको 2 करोड़ का मान लो यहाँ पे सेल किया आपने, तो ये आपका जो डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मिल जाएगा, ताकि वो पता करे कि भाई 2 करोड़ का इसका सेल हुआ है। तो हो सकता है ऐसे 3-4 साल में इसने और कई करोड़ के सेल किए हों, लेकिन रिटर्न में तो 2 लाख रुपए खाली टैक्स भर रहा है। तो पता चला कि जीएसटी भी आ गया और इनकम टैक्स भी आ गया। तो इकोनॉमी जो है ना, बड़ी कनेक्टेड हो गई है इसकी वजह से। सब ऑनलाइन हो जाता है, ऐसे ऐसे पोर्टल्स बने हुए हैं। जीएसटी नेटवर्क आपको बताया ही मैंने, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं।
जिसकी वजह से इकोनॉमी बड़ी कनेक्टेड है। बाकी तो बोल वचन है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो मैंने बड़े शॉर्ट में कीवर्ड्स डाल दिए हैं, बाकी बोल वचन है, हर जगह मिल जाएगा। बट फिर भी देख लो, कॉस्ट और टाइम बचाएगा, इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा, फिनटेक वगैरह सब, क्राइसिस मैनेजमेंट करेगा, आरोग्य सेतु, कोविन वगैरह तो हमने देखा ये सब। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने डाल दिया यहाँ पे कीवर्ड, स्मार्ट गवर्नेंस देता है। स्मार्ट मतलब सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। तो पार्टिसिपेशन क्या नाम था उसका, प्रैक्टिस वाला मॉडल अगर नहीं यूज करना, बहुत बासी हो गया है, तो स्मार्ट मॉडल यूज कर लेना। सिंपल है, मोरल है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक। या दोनों करना होगा दोनों कर लेना। तो ये सब उसके फायदे हैं, ज़रूरतें हैं। यहाँ तक समझ में आया या बोर हो गए सब लोग? बोर हो गए हो क्या भाई? तो इसके बाद में भारत में ई गवर्नेंस और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रयास किए गए हैं कुछ गवर्नमेंट के योजनाओं के स्तर पे, पॉलिसी के स्तर पे, वैसे तो बहुत प्रयास लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि कोई 2 या 3 डायमेंशन ही एग्जाम में आएगा। 12 नंबर का है तो 3 डायमेंशन, 8 नंबर का है तो 2 डायमेंशन। तो उसके लिए क्यों आप 10 पॉइंट लिखेंगे? आप 4-4 पॉइंट लिखिए दोनों में, लेकिन वैलिड पॉइंट लिखिए, लेजिटिमेट रहे, टेनेबल रहे, अच्छा पॉइंट रहे। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने काफ़ी कोशिश की है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने लगभग ये मान के चलिए आपकी, अभी मैं देख रहा था कि जो भारत ने पिछले 7-8 सालों में कर लिया है, सामान्यतः उसके लिए 30 से 40 साल लगते। भारत सिर्फ ग्लोबल साउथ का ही नहीं, पूरी दुनिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लीडरशिप रोल में। आप यूपीआई से लेकर के और प्रगति पोर्टल तक देख लीजिए, इस तरीके का डीपीआई दुनिया भर में आपको नहीं दिखेगा। दैट्स वाई डेवलप्ड कंट्रीज भी हमारी यूपीआई को न सिर्फ अप्रिसिएट कर रही हैं, बल्कि उनको अपना भी रही हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। अब आप देखिए कि 11% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसका है, और ये कम नहीं होता है। 31 लाख करोड़, इस पर शायद चर्चा भी हमने की है। अब आगे देखते हैं, उमंग एप्लीकेशन, एक आध एग्जाम्पल लिख देना। इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और लोकल गवर्नमेंट तक इंटीग्रेटेड अप्रोच में गवर्नेंस सिस्टम डेवलप किया है। जो चैलेंजेस अभी हम देखेंगे, उन चैलेंजेस में एक चैलेंज ये भी देखा जाएगा कि ई गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एआई जैसे जो नए इनोवेटिव टूल्स आ रहे हैं उनके साथ किस तरह से इंटीग्रेट करेगा। बाकी डिजिटल डिवाइड वगैरह तो पुराने ज़माने की बात होगी, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये भी एक शानदार डीपीआई है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पता है ये सब आपको। कैबिनेट ने भी 2023 में 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जा सके। फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की जो स्किल्स है वो हासिल करें, स्टार्टअप को फाइनेंस करें, सेफ और ट्रस्टेड एआई में इन्वेस्टमेंट कर सकें। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। इसके लिए सरकार ने 3,000 करोड़ लगभग दिए हैं 2024 में। और बाद में फिर कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम जो पहले ही से चलते रहे, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसके ये सब विजन है, और ये सब उसके कॉम्प्लीमेंट्री हिस्से थे, ठीक। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति, ये भी बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर नीति, साइबर सुरक्षा नीति। अब जो ये प्रयास है, 3-4 चीज़ें आप लिख दीजिएगा। अब जो असली एक डायमेंशन आता है वो ई गवर्नेंस और आईसीटी के लिए चैलेंजेस क्या है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ई गवर्नेंस पर सरकार जोर बहुत दे रही है, लेकिन उसका बेनिफिट और उसका रीच कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा है समाज के सभी वर्गों तक, राष्ट्र के सभी हिस्सों तक। तो मैंने ये ड्यूलाइट का एक रिसर्च पेपर मिला, वहाँ से निकाला, और उसके हिसाब से 7 ऐसे रोड ब्लॉक हैं। एक्चुअली आज ई गवर्नेंस को पढ़ाते वक्त लाइट चली गई थी, तो बीच में आपको कुछ रिपीटेटिव लगा होगा। फिर जब समय मिला तो कहा चलो थोड़ा कंटेंट ही और वैल्यूएडिशन कर लेते हैं। तो इसमें जो 7 रोड ब्लॉक उन्होंने बताया, इसको आप निमोनिक जैसे बनाना चाहे बना लीजिएगा। इनसफिशिएंट फोकस ऑन यूजर, यानी कि हमारे जो ई गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें हम यूजर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम सर्विस पे फोकस करते हैं कि ये सर्विस में पहुंचा देनी है, लेकिन जिसको पहुंचानी है उसको टारगेट करके कैसे उसको ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सके, उसके लिए एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, उसका हम ध्यान नहीं रखते। और ये बातें सिंगापुर का जो मॉडल है, आज नहीं 2008 में जब वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जब गठित हुई थी सेकेंड ARC, तभी उन्होंने कहा था सिंगापुर का ई गवर्नेंस का मॉडल शानदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब भी उससे सीख सकते हैं। उसको केस स्टडी के तौर पर डाला है और उसका लिंक भी डाल दिया, आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और ये सेकेंड ARC ने भी इसकी बहुत तारीफ की थी।
तो ई गवर्नेंस में सिंगापुर बहुत चैंपियन है, तो भारत वहाँ से सीख सकता है कैसे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, वन साइड डज नॉट फिट फॉर ऑल समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम को सिलोड में हम नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एआई डेवलप कर लिया अलग से, आपने कोई और टूल अलग से डेवलप कर लिया, ऐसा आप डेवलपमेंट कीजिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सब इंटीग्रेटेड हो। और गवर्नेंस फंडिंग का इशू है, प्राइवेसी का एक बड़ा मसला है, क्योंकि डेटा जो प्रिंसिपल का एक इशू है, जो इंटरमीडिएटरीज हैं रूल मान नहीं रही हैं। यूरोप की जो जनरल डेटा प्रिंसिपल है, जो रूल है, उस स्टैंडर्ड का हमने डेटा सिक्योरिटी के लिए कानून नहीं बनाया है, और इम्प्लीमेंटेशन तो उस लेवल का बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब भी लोगों को ट्रस्ट के इशूज होते हैं ई गवर्नेंस को एक्सेस करने में, क्योंकि आप जानते हैं कभी साइबर ठगी हो जाता है, कभी साइबर अरेस्ट हो जाता है। अभी एक नया चल गया, इमेज क्लिक करते ही आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। तो ये सब इशूज हैं। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि सैनिटाइजेशन, साइबर सैनिटाइजेशन चालू करते रहे, IFOC के माध्यम से, NIC के माध्यम से, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के माध्यम से, प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तक, ये भी एक समस्या है। हालांकि उमंग ऐप वगैरह एक संभावना प्रदर्शित करते हैं, प्रगति पोर्टल एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन फिर भी अभी दूर है। एक अमिताभ कांत ने आर्टिकल लिखा था सितंबर 2024 में, और ये आर्टिकल मुझे पर्सनली पसंद आया, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया जब DPI में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडरशिप रोल हासिल कर रहा है, तो सिर्फ इंडिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि गुड DPI बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने DPI बना दिया और जिसका जो लाभ है आम जनता तक ब्रॉडर इंटरेस्ट में अगर ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उसका क्या मतलब है। तो गुड DPI वर्सेस जो बैड DPI की इनकी डिबेट थी, तो उसमें कहते हैं कि जो अच्छी DPI, गुड DPI, जिससे पब्लिक का भला होगा, आम जनता का भला होगा, उसके 5 पिलर हैं। 5 पिलर कौन से? पहला, सिटीजन का मार्केट और स्टेट के साथ कैसा संबंध है, उसको बेहतर करेगा। दूसरा, सिटीजन को न सिर्फ नागरिकों को सशक्त बनाएगा, एम्पावर करेगा, बल्कि उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखेगा। तीसरा, मोनोपोली नहीं होने देगा किसी की, जियो चाहे मोनोपोली कर ले, नहीं होने देगा इस टाइप का। टेक्नो लीगल रेगुलेशन करेगा अच्छे से, कोई तकनीक में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई लीगल इशू होगा, किसी के खिलाफ कोई बुलिंग होगी, किसी के खिलाफ कोई ट्रोलिंग होगी, हेट कुछ है, तो उसको भी वो ठीक से करेगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इनोवेशन में पार्टिसिपेशन हो। अनफॉर्चुनेटली भारत में आपको पता है 0.7% खाली R&D पे खर्च होता है, और इसका 60-70% हिस्सा के लिए गवर्नमेंट करती है। तो ये चिंता की बात है। वही हिंदी में लिख दिया है, और इसको थोड़ा AI की मदद से वहीं पॉइंट डाल करके जनरेट करवा दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, हिंदी में भी जनरेट करा दिया। फिर डिजिटल डिवाइड है, अब मैं इसको ट्रिपल डिवाइड बोलता हूँ एक्चुअली। ट्रिपल डिवाइड इसलिए मित्रों क्योंकि रूरल अर्बन डिवाइड तो है ही, आप जानते हो गाँव में अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर का उतना पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। मेल फीमेल तो है ही, अब मानो न मानो आज भी ब्रॉडबैंड खरीदना होगा, और अगर कवरेज उसका 2 अलग अलग लोग रहते हैं तो लड़कों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस है। स्मार्टफोन में भी आईफोन अगर देना है, तो बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन रिसोर्सेज जहाँ पे लिमिटेड है वहाँ पे थोड़ा सनमेटा प्रेफरेंस, और बच्चों को, लड़कों को थोड़ा मिलता है। रीजनल डिस्पैरिटी भी है, अब बिहार और आंध्रा, बिहार और तमिलनाडु में है ना गैप। तो रीजनल डिस्पैरिटी, मेल फीमेल या ट्रांस भी कह लो, ट्रांस की हालत ज़्यादा खराब है फीमेल से भी। रूरल और अर्बन डिवाइड, तो ट्रिपल जियोपार्डाइज है, तिहरा एक विभाजन है। डिजिटल लिटरेसी आपको पता ही है कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। स्मार्टफोन तो मिल गया बेचारों को, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ई गवर्नेंस है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 13% लोग ही इस तरीके से ई गवर्नेंस को एक्सेस करने के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का यूज़ करने के लिए लिटरेट हैं, जबकि शहरों में 37% लोग हैं। ठीक है, ये 13% सिर्फ यूज़ नहीं करते हैं, मतलब उनको नो हाउ पता है, ई गवर्नेंस के बारे में पता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता है। 2021 का डेटा कहता है कि 51% पुरुषों ने भारत में मोबाइल इंटरनेट को एक्सेस किया, जबकि 30% महिलाओं ने खाली किया। तो यहाँ भी गैप है, बढ़ करके हो गया होगा 60-70 ऊपर वाला, और ये 30-40 हो गया होगा, फिर भी गैप तो है। अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज नहीं है, अफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज नहीं है। मैंने आपको कंक्लूजन में भी ये बताया है, और कई आर्टिकल्स में भी इस पर चर्चा की गई है कि आपने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ई गवर्नेंस के लिए आपने मॉडल बना दिया, आपने वेबसाइट बना दी, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर है, उसके लिए इंटरनेट है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन है, उसके लिए और बाकी जो टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करने के लिए, वो सस्ती नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। कंबाइनिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज टूल फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू ड्रोन मॉनिटरिंग क्रिएट्स पावरफुल सिनर्जीज फॉर प्रोजेक्ट ओवरसाइट। कुछ भी ई गवर्नेंस के लिए सरकार कर रही हो, वो जैसे मान लो डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, ई गवर्नेंस की बात हो रही है। अब पता लगता है कि मान लो ड्रोन की ज़रूरत है, ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, तो वो टेक्नोलॉजी महंगी है ना, वो जनता को नहीं मिल पा रही है, तो कैसे गवर्नेंस होगा। ऐसे चैलेंजेस की बात है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, तो ये तो कहीं भी आप लिख सकते हो कि जो भी सरकार नीतियाँ बनाती है, 10,000 करोड़ भी दिया, किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इंक्लूसिव तरीके से पहुंचेगा, उसमें संभावना कमी दिखती है। एफिशिएंसीज काफ़ी कम है, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं, मतलब आप ई गवर्नेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से, कनेक्टिविटी को उस तरीके से, या कोऑर्डिनेशन को उस तरीके से, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी को उस तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है। ठीक है, आधार का डेटा लीक हुआ था ऐसा।
साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है। 2022 से 23 के बीच में 61% की वृद्धि, साइबर अरेस्ट वगैरह सब चल रहा था, डिजिटल अरेस्ट नाम था उसका। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी शायद इसको बोला था, तो काफ़ी चिंता की बात है। अब वे फॉरवर्ड के आगे की राह क्या हो सकती है? कुछ आपको की टर्म्स, कुछ अच्छे टर्मिनोलॉजी इसमें बताया है। जैसे डिजिटल डिवाइड को कम करना है, पहला, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं लास्ट माइल तक जाना है गुड गवर्नेंस को लेकर के, और उसका टूल है ई गवर्नेंस। एक्चुअली गुड गवर्नेंस ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है और ये सब उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ताकि वो ई गवर्नेंस के जो भी टूल हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स, उनको यूज करें। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, अच्छा, इसको लेकर के काफ़ी कैग ने भी काफ़ी सलाह दिया है। कैग ने क्या बोला कि भाई गुड गवर्नेंस तभी आ सकता है जब ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचे, और ई गवर्नेंस भी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। अब आप सोचो जरा, लोकल बॉडीज उनकी 3 प्रॉब्लम, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। फंड है नहीं, क्यों? क्योंकि जब रिकॉर्ड पैसा आवंटित किया गया तो 15वां जो फाइनेंस कमीशन था, तब कितना दिया गया? 4%, टोटल फंड का 4% दिया गया। 2.5 लाख जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनको, जो एक्चुअली कम है। तो कैग कहता है कि फंड, फंक्शन, फंक्शनरी में पैसा तो दो ही फाइनेंस कमीशन ने दिया, इसको और बढ़ाइए। फंक्शन और फंक्शनरी के लिए क्या करो, स्पेशली फंक्शन के लिए क्या करो, जो ई गवर्नेंस है उसको आप ग्रास रूट लेवल तक लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? जैसे सोशल ऑडिट है, तो सोशल ऑडिट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल सेंटर गुजरात में एस्टेब्लिश किया लोकल गवर्नेंस के लिए, इसको नाम दिया उन्होंने आई काल या ICL, इस तरीके से, ठीक। तो इसकी मदद से क्या करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायतों में किस तरीके से हम ऑडिट कर सकते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो नो हाउ के प्रैक्टिसेस हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और इससे सबका भला हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो लोकल लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जाए, तभी हम सच्चे अर्थों में जो गुड गवर्नेंस है, इंक्लूसिव गवर्नेंस है, उसको हम हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस को भी इंक्लूसिव होना पड़ेगा। डिजिटल चॉइसेस एंड डिजिटल सोसाइटी, एक समस्या ये भी है, आपने टर्म शायद ना सुना हो या कम सुना हो। डिजिटल चॉइस और डिजिटल सोसाइटी का मतलब ये है कि सपोज घर में एक ही फ़ोन है, मम्मी भी उसी को चलाती है, बेटी भी उसी को चलाती है, भाई भी उसी को चलाता है, मान लो, ठीक है। हस्बैंड के पास मान लो सेपरेट फ़ोन है, बाकी घर में एक ही फ़ोन, स्मार्टफोन। मम्मी का इंटरेस्ट सास बहू देखने में, बेटी का इंटरेस्ट मान लो इंस्टा चलाने में, और जो बेटा है वो कुछ और देखने में इंटरेस्टेड है। अब क्या होगा, बेटा कुछ भी देखेगा तो मम्मी और बहन की प्राइवेसी जाएगी, मम्मी की सास बहू से फुर्सत नहीं मिलेगी, बेटा और जो भाई बहन है उनको मोबाइल का, यानी इनकी चॉइसेस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, और पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से इनकी चॉइसेस कंप्रोमाइज हो रही है, जिससे इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब कोई बच्चा है, उसको क्लास 6 में या अपने लैपटॉप आईपैड दे दिया, उसके पास चॉइस है, आप मॉनिटर कीजिए, रेगुलेट कीजिए कि वो कुछ गलत ना करे, आप पेरेंटल कंट्रोल लगाइए उस पर। लेकिन अगर आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अगर आपको टूल्स देंगे, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, ज़्यादा चॉइसेस होंगे उसके पास। और सोसाइटी में भी डिवीजन किस तरह से, कुछ क्लास, कुछ सोसाइटीज, कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे डिजिटल टूल्स, डिजिटल चॉइसेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, बाकियों में नहीं है। अब आप किसी बहुत रूरल एरियाज में चले जाइए, उन रूरल एरियाज में भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के मोहल्ले में चले जाइए, तो फिर वहाँ पे उतनी डिजिटल सोसाइटी और इनका उपयोग करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, जबकि दूसरी सोसाइटी में हो सकता है ज़्यादा बेहतर लोग मिले। तो ये कहने का अर्थ था, ठीक है। ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण में AI का एकीकरण, भारत सरकार आज जो कुछ भी ई गवर्नेंस के लिए कर रही है, आने वाला नेक्स्ट जनरेशन जो है वो AI का है, उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। जितना इनोवेशन के लिए पैसा सरकार दे रही है, उसको कोशिश करनी चाहिए किस तरीके से ई गवर्नेंस में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इंटीग्रेशन कर पाएँ। और केस स्टडी सिंगापुर का आप लिख के आइएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर से लेकर के आज तक हर जगह चर्चा का विषय है, तो AI का इंटीग्रेशन कर सकती है, ये भी एक सलाह आप दे दीजिए। कंक्लूजन आपके लिए शॉर्ट में 2 लाइन का कंक्लूजन लिखा है, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत इंक्लूसिव है। भारत ने सम्यक नीतियों, यानी कि बहुत ही एडुकेट और प्रैग्मेटिक पॉलिसीज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के माध्यम से ई गवर्नेंस में नेतृत्व, लीडरशिप की भूमिका स्थापित की, नॉट ओनली ग्लोबल साउथ बट पूरे वर्ल्ड में। भविष्य की चुनौतियों, नागरिक जरूरतों, डेटा की प्राइवेसी तथा AI आदि के एकीकरण करके नेक्स्ट जनरेशन की जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल हम गवर्नेंस को हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक आप कंक्लूजन लिख सकते हो। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ रोड मैप फॉर leadership in e-governance through appropriate policies, digital public infrastructure, and innovation. Governance suited to the needs of next generation can be achieved by integrating the future challenges, addressing the future challenges by integrating citizen needs and data privacy, artificial intelligence, etc. etc. तो इस तरीके से आप आंसर इसको कंक्लूजन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज क्वेश्चन इसमें नहीं था, PYQ आप सॉल्व कर लीजिए। ICT की जगह आप यहाँ पे ई गवर्नेंस कर दीजिए, ठीक है, या डिजिटल पब्लिक इंफ्रा कर दीजिए और इसको लिख डालिए।
डिजिटल इंडिया की जगह यहाँ पे ई गवर्नेंस के सामने क्या चुनौतियां दूर करने के उपाय, इसको प्रैक्टिस कर डालिए आप। ठीक है, करते हैं अगले सेशन में चर्चा। शुभ रात्रि।